हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में है और आर्टिकल 52 में है। यदि हमने आर्टिकल 51A जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य से है, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, इससे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन इससे एक चीज जरूर आती है, वो है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें एक चीज जो कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वो है हमारा ये कब बना। 11वां मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य है क्या, तो इसमें ये है कि जो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा शिक्षा मीन्स कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के बीच, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा। छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, जो कि हम पीछे आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी ये बताया गया है कि जो माँ बाप है उनका एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन जो कि सरकार दिला रही है उसको पूरा करें, इससे पहले जो उनकी शिक्षा ना रुकवाए। यदि हम इसकी बात करें, आर्टिकल 52 ये क्या बताता है, ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। हालांकि भारत में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है, फिर भी भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा जिसके पास अनन्य पावर, मीन्स कि उसके पास इतनी पावर है कि वो देश में जब इमरजेंसी लगती है उस टाइम इसको बंद कर सकता है, अपनी पावर जो है वो दिखा सकता है। आगे इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या जो निर्वाचन है वो क्या जैसे एमएलए के निर्वाचन होते हैं वैसे होता है, नहीं। यदि हम आर्टिकल 53 को देखें तो आर्टिकल 53 क्या बोलता है, आर्टिकल 53 ये बोलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा। प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, इसका मतलब है कि जो एमएलए हम यहाँ चूज करते हैं वोट के द्वारा, वो ऊपर जाके क्या करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा एंड जो विधान सभा के जो मेंबर होते हैं वो ऊपर जाकर क्या करते हैं, इसका चुनाव करते हैं। यदि हम राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरीके से एमएलए के चुनाव करते हैं उस तरीके से करवाने लगे, तो इसका खर्चा जो है वो खर्चा ज्यादा आएगा। यदि खर्चा ज्यादा आएगा तो हमारे बजट में जो है वो कमी आने लगेगी। बजट में कमी आएगी तो नेचुरली बात है कि जो महंगाई है वो बढ़ेगी। आगे जब हम इकोनॉमी में पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह इकोनॉमी में जो बजट जब साफ सुथरा आता है तो किस तरह महंगाई कम होती है। यदि बजट में कुछ उल्ट फेर हो जाए तो महंगाई कैसे बढ़ती है, मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है, मुद्रास्फीति को लागू कैसे करते हैं, हम ये बताएंगे। लेकिन अभी तक हम ये बता सकते हैं आपको कि जब
पार्ट चला है हमारा पॉलिटी का। तो आर्टिकल 53 में ये बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा, कि जो एमएलए हम चूज करते हैं वो ऊपर जाके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल जैसे 123 हो गया, इसकी इमरजेंसी पावर होगी, इसका महाभियोग हो गया, इसने ये कैसे जो है वो आर्टिकल 72 के अनुसार जो है वो एक लोगों को जो जिसको ज्यादा जेल हो जाती है या किसी को मृत्यु दंड हो जाता है उसको क्षमा कैसे करते हैं, क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में दी गई है, जो कि राष्ट्रपति ही लागू करता है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 72 क्या शक्ति देता है राष्ट्रपति को। तो यदि हम बात करें तो आर्टिकल 72 जो कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, क्षमा दान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति मीन्स कि जैसे किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए तो उसकी सजा कम करना या मृत्यु दंड से बचाना ये कार्य, ये शक्ति किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास, जो कि आर्टिकल किसमें है 72 में। ये खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि आर्टिकल 72 में क्या है, या राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो वो है हमारी आर्टिकल 72 में। इसके बाद यदि हम बात करें तो आर्टिकल 123 इसमें क्या है। 123 जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी से लेकर पीसीएस या अदर एग्जाम एसएससी या जो भी एग्जाम है उसमें ये खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने, अध्यादेश मीन्स अब कई बच्चे जिन्होंने पॉलिटी कभी पढ़ी नहीं होगी तो उनको ये पता नहीं होगा कि अध्यादेश मीन्स क्या है। तो अध्यादेश अभी हम आपको सिखा देते हैं कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश जब कोई भी दो सदन होते हैं, हमारे संसद में दो सदन हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा, दो सदनों में से एक सदन का, सिंपल भाषा में आपको बताएंगे कि एक सदन का बंद होना या निरसन होना। जब संसद में दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जब एक सदन निरसन हो जाता है तब जो राष्ट्रपति है वो अपना अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का सिंपल सा मीनिंग बताएं तो कानून लागू करता है, कानून लागू करना, नीतियां बनाना। वो नीतियां कौन बनाता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 123 के अनुसार। इसके बाद यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की कुछ इमरजेंसी पावर भी हैं, तो उसको हम अभी यहाँ देखेंगे और आपने अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। मैक्सिमम यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वीटो पावर, तो वीटो पावर ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में वीटो पावर के बारे में जो है वो राष्ट्रपति की वीटो पावर जो है उसके बारे में बताया गया है। कौन कौन सी वीटो पावर है ये हम अभी ऐसे समझेंगे। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इस तरह का डायग्राम यूज करना है ताकि आपको कोई समस्या ना हो आगे इसको समझने में। सबसे पहले अत्यंतिक वीटो, इसके बाद निलंबनकारी पॉकेट वीटो,
और इसके बाद लास्ट में जो अंत में आती है, जो भारत के राष्ट्रपति के बाद जो वीटो पावर है वो है निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो। यदि हम इसको ऐसे समझे तो ये समझ जो है वो आने वाली चीज नहीं है। यदि हम अत्यंतिक वीटो को ऐसे समझेंगे तो ये समझ नहीं आएगी। यदि हम पॉकेट वीटो को ऐसे समझेंगे तो समझ नहीं आएगी। निलंबनकारी वीटो को ऐसे समझेंगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो वीटो पावर है वो विधेयक जो कानून बनते हैं उसके अनुसार ही हम इसको समझ सकते हैं। उसके लिए हमें इसको राज्यसभा, लोकसभा जो कानून, जो नीतियां बनाती है, जो विधेयक बनाती है, उसके अनुसार यदि हम इसको समझेंगे तो ये अच्छे से जो है वो समझ आएगा। अभी हम देखेंगे कि वीटो पावर कैसे काम करती है राष्ट्रपति की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में जो है वो राष्ट्रपति की वीटो पावर है। तो कैसे काम करती है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारे पास संसद के सदन है, संसद के जो अंग हैं, सबसे पहले कौन सा अंग है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा कौन सा अंग है हमारे पास, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये तीन अंग जो हैं वो संसद के हैं। अब इसको कैसे समझे कि कौन सी वीटो पावर कैसे काम करती है, इसके लिए हमें धन विधेयक, साधारण विधेयक, जो विधेयक हमें वो देखने पड़ेंगे। कैसे, आपने ऐसे लिख लेना है ऊपर विधेयक, और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपने अपने नोट्स में भी वैसे ही कॉपी कर लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विधेयक कौन कौन से हैं। विधेयक है हमारे पास साधारण विधेयक, और दूसरा धन विधेयक, धन विधेयक। अब ये कैसे काम करते हैं, यदि हम साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक कैसे काम करता है, जब साधारण विधेयक लागू होता है तो उसको लागू करने वाला कौन होता है, उसको लागू करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जब साधारण विधेयक कोई कानून बनता है तो वो लोकसभा में पारित होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास कितने दिनों का समय होता है, 14 दिन का, 14 दिन का समय। अब 14 दिन में वो क्या करेगा, इसमें कुछ चेंजेस करेगा, कुछ इंप्लीमेंट करेगा, कि कुछ चीजें अलग से डालेगा या इसको निलंबन कर देगा। उसके बाद वो कहां जाएगा, जो विधेयक है वो कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और वीटो पावर कैसे काम करती है, अब ये समझते हैं कैसे काम करती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक जाएंगे तो क्या करेगा, आर्टिकल 111 के अनुसार सबसे पहले वो क्या करेगा, अत्यंतिक वीटो की शक्ति, जो अत्यंतिक वीटो उसके पास, उसका यूज करेगा। अत्यंतिक जो शक्ति है उसके पास, उसका यूज करेगा। क्या करेगा, ये जो साधारण विधेयक है इसको क्या करेगा, या तो इसको रोक के रखेगा, सीधी सी बात है, इसमें रोक के रखेगा, रोक कर रखना, किसको, विधेयक को रोक कर रखना। विधेयक को कैसे रोक के रखेगा, कि वापस नहीं करेगा, क्योंकि साधारण विधेयक के संबंध में ही उसको शक्ति मिली हुई है ऐसी। यदि इसके बाद हम बात करें तो दूसरा उसके पास शक्ति है पॉकेट वीटो की, पॉकेट वीटो। इसमें एक और कारण है कि जैसे रोक कर रखेगा लेकिन कभी वापस कर देगा, तो वो क्या करेगा, विधेयक है वो कानून बन जाएगा। लेकिन पॉकेट वीटो में बात इससे अलग है। पॉकेट वीटो, इसमें जो साधारण विधेयक होगा वो क्या करेंगे, साधारण विधेयक को अपने पास ही रख लेंगे और कभी वापस नहीं करेंगे। अपने पास रखना, वापिस ना करना। जब वापिस नहीं करेगा तो नेचुरली है कि ये विधेयक जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साधारण विधेयक जो है वो सभी मंत्री जो है इसको लागू कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे कि
अत्यंतिक वीटो के अनुसार रोक कर रख सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो वो इसको वापस कर सकते हैं। 6 मंथ का इस राष्ट्रपति के पास जो है वो टाइम होता है। लेकिन पॉकेट वीटो में यदि उन्होंने अपने पास रख लिया तो वो कभी इसको वापस ना करेंगे, और जो साधारण विधेयक है वो कभी भी कानून नहीं बन पाएगा। यदि इसके बाद की बात करें तो इसके बाद लास्ट में अंत में आता है हमारे पास निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि किसी भी विधेयक को, जो साधारण विधेयक है उसको समाप्त करना, विधेयक को समाप्त करना, विधेयक को समाप्त करना। सीधा सा मतलब है, यदि जो राष्ट्रपति है विधेयक के उससे इंटरेस्ट नहीं है, कि इंटरेस्ट नहीं दिखाता कि विधेयक अच्छा है या कानून इससे बन सकता है, तो वो विधेयक खुद ही खुद वो निलंब कर देता है, उसको पारित नहीं होने देता, और विधेयक जो हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। ये बात हमने देख ली साधारण विधेयक के संबंध में। अभी इसके बाद हम बात करेंगे धन विधेयक के संबंध में, कि धन विधेयक में क्या क्या वीटो पावर राष्ट्रपति के पास रहती है। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 के अनुसार धन विधेयक कि धन विधेयक में जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है वो कैसे काम करती है। इसके लिए सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे? संसद के अंग देखेंगे, संसद के अंग। ये हम बाद में पढ़ेंगे संसद वाला लेसन, जो आर्टिकल 122 के अनुसार से 179 से लेकर 122 तक चलता है। तो अब हम देखेंगे संसद के अंग फिर से, इससे ही पता चलता है कि कैसे जो वीटो पावर है कैसे विधेयक का काम करते हैं। सबसे पहले लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा, इसके बाद राष्ट्रपति। अब हम फिर से बात करेंगे कि कौन कौन सी वीटो कैसे काम करती है। तो धन विधेयक को कौन पारित करता है? सबसे पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो धन विधेयक को पारित करता है। इसके बाद धन विधेयक कहां जाता है? राज्यसभा के पास। कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का समय। 14 दिन का समय जो है वो राज्यसभा के पास होता है। लेकिन यहाँ ये बात होती है कि जो राज्यसभा है वो इस ना धन विधेयक को इंप्लीमेंट कर सकता है, ना ही उसमें चेंजेस कर सकता है, ना ही उसे वापस कर सकता है, और ना ही उसे समाप्त कर सकता है। तो सारी शक्तियां जो है वो धन विधेयक के संबंध में खत्म हो जाती हैं। शक्तियां न के बराबर। किसमें? धन विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक में हालांकि ऐसा था कि जो राज्यसभा है वो चेंजेस कर सकती है, समाप्त कर सकती है और कुछ इंप्लीमेंट कर सकती है, इसमें साधारण विधेयक में। लेकिन धन विधेयक जो है उसमें ना ही चेंजेस कर सकती है, ना ही उसमें वापस कर सकती है उस विधेयक को, और ना ही इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके बाद ये कहा जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास इसके संबंध में फिर से वही वीटो पावर कौन कौन सी देख लेते हैं। अत्यंतिक वीटो, दूसरी पॉकेट वीटो, तीसरी निलंबनकारी। अब यहां ये देखना जरूरी है, क्या धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है? तो हम इसमें ये कहेंगे कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर न के बराबर है। कैसे? धन विधेयक जो है इसको इंप्लीमेंट एक ही सदन जो है वो कर सकता है। वो कौन सा है? लोकसभा। यदि राष्ट्रपति इसको रोक के रखेगा तो भी ये जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद यदि राष्ट्रपति इसको रोक कर रखता है और वापस ना करता है तो भी लोकसभा इसे शुरू कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। और यह निलंबनकारी जो वीटो पावर है वो यहाँ नहीं चलती। हालांकि इसको रोक के रख सकता है, लेकिन जब रोक के रखेगा तो भी लोकसभा जो है इसको शुरू कर देगी और धन विधेयक जो है वो कानून बन जाएगा। इसमें शक्ति केवल किसके पास होती है? लोकसभा के पास। ना ही
इसके उसमें राज्यसभा कुछ कर सकती है धन विधेयक बनाने में, और ना ही राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई वीटो पावर है जो कि साधारण विधेयक के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास और कौन सी पावर है, क्या उसके पास इमरजेंसी पावर है? तो हाँ, इसके पास इमरजेंसी पावर है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। एक और है जो कि आर्टिकल 356 से मिलती जुलती है, वो है आर्टिकल 365। उसको आगे हम देखेंगे। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? आपातकालीन शक्तियां मींस इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल में कैसे यूज करता है राष्ट्रपति, वो देखेंगे। तो इससे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 कैसे यूज की जाती है ये अब हम ये देखेंगे। आर्टिकल 352 कैसे काम करती है? तो आर्टिकल 352 बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय, इसका मतलब यह है कि जब बाहरी या अन्य देश से जब भी कोई आक्रमण या कोई युद्ध होता है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करती है। सभी अधिकार जो है वो मानव से या इंसान को, जो मनुष्य को जो अधिकार दिए गए हैं हमारे इंडिया में, वो छीन लिए जाते हैं और इमरजेंसी लग जाती है। उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके बाद आर्टिकल 356 जो कि हमारा जो संविधान है, संविधान की अवमानना करने पर, इसका मतलब है कि जब कोई भी राज्य जब संविधान की अवमानना करता है तो वहां आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो अपनी राष्ट्रपति शक्ति लागू कर देता है। जो भी अधिकार हैं, जो भी कार्य हैं जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां करता है तो वो या जो मुख्यमंत्री वहां करता है वो सभी छीनकर किसके पास आ जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद आर्टिकल 360 हमें बताता है कि वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि जब भी किसी भी राज्य में कोई वित्तीय संकट आता है, जब किसी राज्य का बजट जो वो हिल जाता है, तो वहां आर्टिकल 360 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति अपना शासन लगा देता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो चुनाव जिसका होता है राज्यपाल का, वही जो है वो उसको उस राज्य को देखता है। मुख्यमंत्री की पावर जो है वो कम हो जाती है। अभी हम यहाँ ये देखेंगे कि किस आर्टिकल के अनुसार कौन सा अधिकार हमारा छीना जाता है और कौन सा अधिकार हमारा नहीं छीना जाता है। अब हम देखेंगे कि जब आपातकाल लगता है तो किस आर्टिकल के अनुसार हमारा जो है वो कौन सा मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। तो आर्टिकल 358 इसके अनुसार क्या होता है? तो इसके अनुसार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। मतलब आर्टिकल 19 में क्या था? आर्टिकल 19 में हमें 6 स्वतंत्रताएं जो है वो दी गई थी। 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी।
कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं? घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की, कहीं भी व्यापार करने की, तो वो जो है वो छीन ली जाती है किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 358 के अनुसार। यदि हम इसके बाद की बात करें तो आर्टिकल 359 इसके अनुसार क्या होता है हमें? तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे अधिकार जो है वो छीन ले जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा चैप्टर राष्ट्रपति। अब अगला हमारा चैप्टर होगा संसद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी वीडियो, जो भी अपडेट आपको मिले वो जल्दी से जल्दी मिले और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।